वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अभी के जो सोसाइटीज़ के मैटर्स हम हैंडल करते हैं तो हमने ये देखा है कि लोग मीनिंग भूल चुके हैं कि एग्जैक्टली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहते किसको है। कोऑपरेट मतलब क्या, कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब क्या, ये ही लोग शायद भूल चुके हैं और इसकी वजह से लग रहा है कि ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। सेकेंडली, जो अभी लोग नया घर खरीदने जा रहे हैं या नए सोसाइटी के मेंबर बने हैं तो उनको भी बायलॉज का अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा सिंपल तरीके में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे आपको बायलॉज के नंबर भी हमने रेफ़र किए हैं तो वो आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो आप बायलॉज के बुक्स के उस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। सेकेंडली, बिल्डर टू प्रमोटर, ये हमने फर्स्ट सीरीज़ यहाँ पे डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा सीरीज़ वाइज जाना पड़ेगा, एक ही वीडियो में सब नहीं बता सकते। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डर टू प्रोविजनल कमेटी। क्या एक्टिविटी रहता है थोड़ा शॉर्ट में बताने की, लेकिन जितना आपको इम्पोर्टेंट है उतना बताने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब भी आप कोई घर या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बिल्डर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करवाना, और उसने आपको घर खरीदते समय जो भी बताया था कि जो भी फैसिलिटी वो देने वाला है, चाहे वो गार्डन की रहे, चाहे वो जिम की रहे, या कोई एक्टिविटी रूम देने वाला है, या फिर आपको आप स्विमिंग पूल ऐड करने वाला है, या और भी कई ऐसे कुछ आपको कमिटमेंट दी हुए हैं, तो उसको वो कंप्लीट करवाना ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब भी उसकी बिल्डिंग का कंप्लीशन होता है तो और एक उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है कि उसको इस बिल्डिंग को रजिस्टर करवाना होता है एज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ताकि जितने भी परचेसर वहाँ पे आए हैं, मतलब जिन जिन लोगों ने फ्लैट ख़रीदा है उन सबको मिला के वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाता है। और जो भी बायलॉज में या एमसीएस एक्ट में जो प्रोसेस लिखा है उसके प्रोसेस पे वो सारी काम को कंप्लीट करता है, रजिस्ट्रेशन के काम को। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है और कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, तो सबसे बड़े 3 प्रिंसिपल हमारे ध्यान में आ रहे थे, वो 3 हम यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। एक तो प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल, लोगों को फ्रीडम रहता है अपना नेता चुनने का या अपना ऑफिस बेरर चुनने का। मतलब अगर 50 मेंबर की सोसाइटी हो, 100 की हो, उससे भी ज़्यादा हो, या फिर 20 मेंबर की भी सोसाइटी हो, लेकिन ये 20 मेंबर में से कौन वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो सकते हैं, वो चुनने की आज़ादी लोगों को रहती है। दूसरा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अभी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में चाहे मेंबर का ओहदा कैसा भी हो, मेंबर कितना भी कमाने वाला हो, लेकिन उसको सेम मेंटेनेंस ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई 10,000 कमाने वाला रहेगा तो उससे 1,000 लिया जाएगा, और अगर कोई 10 लाख कमाने वाला रहेगा तो उससे 1 लाख मेंटेनेंस लिया जाएगा। नहीं, कॉमन ही मेंटेनेंस लिया जाता है और जो डिसाइड हुआ है उतना ही अमाउंट लिया जाता है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनका समान रहता है इस केस में। और तीसरा है ओपन मेंबरशिप। मेंबरशिप लेते समय उनको कोई भी पॉलिटिकली, अगर उनका जेंडर अलग है, या फिर वो कोई अलग जात के हैं, या कोई अलग रिलीजन के हैं, तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप लोगों को आज़ादी है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसका मेंबरशिप का फॉर्म फिलअप करके आप उस सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो ये 3 मेन प्रिंसिपल पे चलती है, लेकिन बाद में कई बार लोग ये भूल जाते हैं, ऐसा लगता है। अभी अगर आप सोसाइटी के बायलॉज के बुक में बायलॉज नंबर 5 को रेफ़र करोगे तो उसमें ऑब्जेक्ट्स भी डाले हुए हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बिल्डर या प्रमोटर से कन्वेंस करवाना है, कन्वेंस करवा के ही लेना है। सेकेंडली, आपकी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए आपको कमिटी का वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। फंड्स रेज करने पड़ेंगे सोसाइटी चलाने के लिए। उसके बाद आपको आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ऑफिस बेरर काम कर रहे हैं, या फिर बाकी की मैनेजिंग कमेटी या जनरल बॉडी मेंबर में से कोई भी है, तो उन लोगों के लिए आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको वहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आपको बायलॉज के सारे पॉइंट्स को ही फॉलो करके सोसाइटी का फंक्शनिंग करवाना पड़ेगा। कहीं पर भी मनमानी नहीं चलती है। अगर आपने बायलॉज को अडॉप्ट कर लिया तो बायलॉज के तरीके से ही आपका काम करवाना पड़ेगा।
अभी ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करते समय बिल्डर क्या करते हैं कि बिल्डर सारे परचेसर से फॉर्म भरवाते हैं, जितने भी लोगों ने वहाँ पे घर खरीदा है। यूजुअली वो 60% अगर उसका फ्लैट सेल हो जाता है तो वो ये सारी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। ये करते समय फिर वो आपके शेयर कैपिटल भी डिमांड करते हैं, मतलब जो भी मेंबर आने वाले हैं तो उनसे एक शेयर का 50 रुपये, ऐसे 10 शेयर के वो आपसे 500 रुपीज़ लेते हैं। और ये एज अ शेयर कैपिटल आपके बैलेंस शीट में बाद में रिफ्लेक्ट भी होता है। जब भी बिल्डर ये कलेक्ट करते हैं तो वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं और फिर उसका रिसीट वो हैंडओवर करते समय प्रोविजनल कमेटी को दे देते हैं। अभी बिल्डर या प्रमोटर एक तो सोसाइटी रजिस्टर करवाने में भी मदद करती है और बैंक अकाउंट ओपन करवाने में भी मदद करती है, बायलॉज को एडॉप्ट करवाने के लिए भी हेल्प करती है। और ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसको करवाना ही है, क्योंकि ये उसके बायलॉज में भी लिखा गया है, एमसीएस एक्ट में भी लिखा गया है, तो उसको ही ये फॉलो करता है। उसके बाद उनकी और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करवाना है। जब इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 3 महीने के अंदर उसको ये जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी है, जिसमें फिर जितने भी मेंबर बने हुए हैं उन सारे लोगों को उनको वहाँ पे बुलाना पड़ेगा और प्रोविजनल कमेटी बनानी पड़ेगी। अब ये प्रोविजनल कमेटी बनाने के बाद फिर उसको ऑफिस बेरर सिलेक्ट करने के लिए भी इलेक्शन करवाना पड़ेगा, फिर जिससे सोसाइटी को प्रोविजनल कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर मिल जाएंगे और बाकी के सारे कमेटी मेंबर रहेंगे, जो ये प्रोविजनल कमेटी 1 साल के लिए काम करेगी। अभी प्रोविजनल कमेटी क्या है कि सबसे बड़ा मेन रोल या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है प्रोविजनल कमेटी की रहती है, क्योंकि वो जब भी रहती है तभी बिल्डर भी वहाँ पे रहता है। बिल्डर ने अभी तक हैंडओवर नहीं दिया है, बिल्डर अभी तक गया नहीं है, तो उससे सारे काम करवा के लेना, सारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने ऑफिस में ले लेना या फिर अपने अंडर ले लेना। और इवन जितने भी कमिटमेंट बिल्डर ने किए हैं उसका आप लोगों को देखना भी पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो जो उसने बताया गया था वो सारे काम कंप्लीट हुए कि नहीं। अगर कहीं पे लीकेजेस भी दिख रहे हैं या कुछ काम वो अधूरे तो नहीं छोड़ के जा रहा है, वो सारा काम लेने के बाद ही उनको हैंडओवर भी लेना है बिल्डर से। बट कई बार क्या होता है कि ये जो प्रोविजनल कमेटी है उनको पता ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली हैंडल कैसे करें या फिर बिल्डर से क्या लेना चाहिए, तो कई बार ये डिपेंडेंट भी रहते हैं और इसकी वजह से फिर बाद में जो इलेक्शन होने के बाद जो नई कमेटी आती है तो उनमें डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाता है। बट प्रोविजनल कमेटी का मेन रोल है कि उनको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अंडर लेने हैं, बिल्डर से वो निकलवा के लेने हैं। और सेकेंडली कन्वेंस के लिए, और अगर कॉर्पस फंड कुछ जमा है तो उसके लिए भी फॉलोअप करके वो लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर बिल्डर वहाँ से निकल गया तो कन्वेंस डेड करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर कई साल उसमें निकल जाते हैं। प्रोविजनल कमेटी चेंज होकर नई कमेटी आती है और इंटरनल कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से फिर कन्वेंस डीड का प्रोसेस स्टॉप ही हो जाता है, कोई उसके ऊपर काम नहीं करता और बाद में डीम कन्वेंस के लिए फिर काम करवाना पड़ता है और उसमें लाखों रुपए लोगों के खर्चे हो जाते हैं और उसके बाद भी वो होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी भी बहुत कम रहती है। तो ये सबसे बड़ी मेन एक्टिविटी है प्रोविजनल कमेटी की। एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके प्रॉपरली हैंड ओवर लेना है, कन्वेंस करवा के लेना है और कॉर्पस फंड अगर बचा हुआ है तो वो भी अपने अंडर ले लेना है, ताकि बिल्डर के जाने के पहले ये सारी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो चुके। बट हमने देखा है कि 70 से 80% सोसाइटीज़ या उसके मेंबर को ये पता ही नहीं रहता है। और कई बार क्या होता है कि इतने सारे काम पेंडिंग रहते हैं बिल्डर के और बीच में उसने सोसाइटी रजिस्टर कर दी, प्रोविजनल कमेटी भी बन गई, लेकिन फिर इनमें ही डिस्प्यूट क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि जिसके वजह से वो पर्पसफुली किसी किसी पॉइंट को स्किप करना स्टार्ट कर देता है या फिर जानबूझ के ये कन्वेंस का पॉइंट को वो मिस कर देता है या करता ही नहीं है। क्योंकि नए आने वाले जो लोग हैं अगर वो किसी सोसाइटी में रह के आए हैं या किसी कमेटी का पार्ट है तो उनको थोड़ा बहुत पता भी रहता है, लेकिन अगर न्यू कपल्स है या एकदम यंग लोग जो सोसाइटी के मेंबर बनते हैं या फिर मैनेजिंग कमेटी में मेंबर बनते हो तो उनको पता ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली क्या क्या करवाना चाहिए, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हैंडओवर में क्या क्या होता है और बिल्डर को जाने के पहले हम क्या क्या करवाना है। अगर वो किसी एजेंसी को हायर करते हैं या लीगल एडवाइस वगैरह लेते हैं तो उस केस में थोड़ी जानकारी
मिलना आसान हो जाता है और आपको हेल्प भी हो जाती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जब ये है कि जब भी आप किसी सोसाइटी के मेंबर बनते हो तो आप डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी माना लोकशाही। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ, डेमोक्रेसी मैंने एक्सेप्ट की है। तो डेमोक्रेसी चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो मैं उसको फॉलो करूँगा ताकि सोसाइटी में संतुलन बनाए रहे, सोसाइटी सिस्टमेटिकली चले, सोसाइटी के सारे काम स्मूथली हो। कई बार क्या होता है लेकिन मेंबर को पता नहीं होता है कि बायलॉज क्या बता रहा है, बायलॉज का एडॉप्शन किया है तो उसमें क्या बताया गया है, हर चीज़ के लिए क्या क्या रूल्स है जिसको अगर आप नहीं पालन करोगे तो उस केस में कोर्ट केसेस होने के चांसेस है। रजिस्ट्रार के यहाँ पे किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो उसके जो परिणाम होने वाले हैं वो भुगतने पड़ेंगे। ऐसे कई बार उनको पता न होने की वजह से मिस्टेक होती है, तो वो तो थोड़े समझ में आ जाते हैं, वो थोड़े से कभी कभी हैंडल करने लायक भी होते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि पता होते हुए भी लोग जानबूझ के कभी कभी ये भूल जाते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के हम मेंबर हैं। कोऑपरेटिव किसी सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो सबको रूल समान है। मेरे घर में मैं करूँगा, दूसरा करेगा तो नहीं चलेगा, या फिर मेरे घर के मैं ग्रिल कितना भी आगे बढ़ाओ, इंक्रोचमेंट करूँ तो चलेगा, लेकिन बाकी का कोई नहीं कर सकता। मेरा रिश्तेदार रहेगा तो उसको सारा माफ़ है, लेकिन बाकी का कोई करेगा तो माफ़ नहीं। ऐसे सारे जब भी मैनेजिंग कमेटी भी बिहेव करना स्टार्ट करती है या कोई मेंबर अड़ियल जैसा काम करता है तो उस केस में फिर डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते हैं और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा सबको पता तो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है, रूल क्या है, लेकिन लोग भूल जाते हैं तो उनको बार बार हैमरिंग करवाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो के थ्रू थोड़ा थोड़ा याद दिलाए लोगों को कि भाई आप कोऑपरेटिव सेक्टर के मेंबर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, तो आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। और जो भी नए लोग हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो ये था पार्ट 1, बिल्डर टू प्रोविजनल कमेटी। सेकेंड पार्ट में हम सबसे बड़ा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है तो क्या वो सोसाइटी की बेनिफिशियल है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन से केस में अपॉइंट होता है, क्यों रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाता है आपकी सोसाइटी में, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या अच्छा है बुरा है, ये सारा आपको पार्ट 2 में समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 2 को भी आप ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों, तो उन वीडियोस को मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।